हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में मैं राहुल चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट चल रहा था और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एक पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने देखा था डाइजेशन क्या होता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि हमारा खाना कहाँ कहाँ पर जाता है और साथ में हमने देखा था कि जहाँ जहाँ हमारा खाना जाता है वहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले टिथ के बारे में पढ़ा दिया था। सबसे पहले हमारा जो खाना था ये माउथ में जाता है और माउथ में सबसे पहले हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं जिसमें एक टिथ और दूसरा है टंग। तो टिथ को मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है टंग यानी कि हमारी जीभ। टंग जिसको हिंदी में बोला जाता है जीभ। ठीक है, चलो देखो यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से याद रखना आप लोग कि जो टंग होती है ये एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का संवेदी अंग होता है। संवेदी अंग से तात्पर्य क्या है? संवेदी अंग मतलब कि जो हमारी जीभ होती है ये क्या करती है? सेंस करती है कि ठीक है, किस चीज का सेंस करती है इसको भी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो टंग होती है ये हमारी जो जीभ होती है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि यह एक मांसपेशी अंग होता है। यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। यह एक मांसपेशी अंग है। यानी कि इसमें मांसपेशियां ही मिलेगी। हमारी जीभ में किसी भी प्रकार की कोई सी भी बोन यानी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जीभ को हमने क्या कहा? जीभ इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब कि ये एक प्रकार का क्या है? संवेदी अंग होता है। अब जो जीभ होती है ये किस चीज का सेंस कराती है? तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो जीभ रहती है इसमें बहुत सारी टेस्टिंग बर्ड्स होती है जो हमें मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे या फिर हम प्याज, लहसुन या अदरक खाते हैं तो इसका क्या कराती है? हमें टेस्ट की फीलिंग आती है। तो चलो आओ कहाँ कहाँ से देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टेस्ट आता है। देखो ये आपकी जीभ है, ये कुछ इस प्रकार से आपकी जीभ होती है। ठीक है, और इस जीभ पे क्या होते हैं? बहुत सारी टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। इस जीप पर क्या होती है? बहुत सारी टेस्टिंग बर्ड्स होती है इस टाइप से। ये क्या है? तो ये टेस्टिंग बर्ड्स हैं। इसको स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। ये स्वाद कलिकाओं का काम क्या होता है? ये स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद का पता चलाती है कि मीठा लग रहा है, नमकीन लग रहा है या हमें खट्टा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इस जीभ में जो सबसे आगे वाला हिस्सा रहता है हमारी जीभ का, जो जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा रहता है यानी कि ये वाला, इस आगे वाले हिस्से से हमको पता चलता है स्वीट के बारे में। स्वीट यानी कि मीठे। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो आगे से जीभ के अगले हिस्से से पता चलता है। फिर ये वाला जो पार्ट है जीभ का, ये साइड ऑफ द टंग यानी जीभ का जो साइड वाला हिस्सा रहता है ये वाला, यहाँ से हमको सॉल्टी का पता चलता है। सॉल्ट मतलब नमकीन। यहाँ से भी हमें सॉल्ट का पता चलेगा यानी कि नमकीन का पता चलेगा। जो सेंटर वाला पार्ट होता है जीभ का, ये वाला, यहाँ से हमें खट्टे का यानी सोर का पता चलता है। कुछ भी हमने खट्टी चीज खाई तो जब तक वो जीभ के बीच में नहीं आएगी जब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसके बाद
इसके जस्ट पीछे यहाँ से हमें बीटर का स्वाद आता है। बीटर, बीटर मतलब कड़वा। ठीक है, और इसके पीछे जो टंग का पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट, यहाँ से हमें 3 चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहला याद रखना आप लोग, यहाँ से प्याज, ऑनियन, लहसुन और अदरक। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, जीभ यानी कि टंग। जीभ क्या होता है, एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है, यानी कि संवेदी अंग होता है, ये किसी भी चीज का सेंस कर लेता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, यह एक प्रकार का मांसपेशी अंग होता है। अब जो जीभ होती है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी टेस्टिंग बर्ड्स होती है। टेस्टिंग बर्ड मतलब बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें डिफरेंट टाइप के स्वाद का पता चलाती है। जीभ का जो सबसे अगला हिस्सा होता है, इस अगले हिस्से से हमको मीठे का पता चलता है, यानी कि स्वीट का पता चलता है। साइड ऑफ द टंग यानी कि हमें जीभ का जो साइड वाला हिस्सा रहता है, यहाँ से हमें सॉल्टी का पता चलता है। जबकि इसके जस्ट सेंटर में हम यदि बात करें तो सेंटर से हमें खट्टे का पता चलता है, और इसके पीछे हमें बीटर यानी कि हमें कड़वे का पता चलता है। और जो सबसे लास्ट हिस्सा होता है जीभ का, यहाँ से हमें एक तो प्याज का स्वाद आता है, एक लहसुन का स्वाद आता है, और तीसरा अदरक का स्वाद आता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी मीठी चीज को यदि जीभ के आगे रखोगे या फिर टेस्ट करोगे आगे से, आगे वाले साइड से जीभ के, तो यहाँ से आप लोगों को मीठे का पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारी जीभ होती है, ये जीभ एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है। ये इसके लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक हड्डी होती है ना, गले वाली हड्डी, जिसको बोला जाता है हायोइड बोन, जिसको बोला जाता है हायोइड बोन, है ना। आपसे पूछा जाए कि जीभ कौन सी हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है, तो आप लोगों को याद रखना है जीभ जो जुड़ी होती है, ये गले वाली हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है। और गले वाली हड्डी को क्या बोला जाता है, तो गले वाली हड्डी को हायोइड बोन बोला जाता है। ठीक है, अब हमारी जो जीभ है, ये जहां पर खत्म होती है वहां पर क्या होता है, माउथ कैविटी होती है। हमारी जो जीभ है, ये जहां पर खत्म होती है वहां पर क्या होती है, माउथ कैविटी होती है। यानी कि आपकी जो टंग है, ये जहां पर खत्म हो रही है, एंड हो रही है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माउथ कैविटी होती है। माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा होती है, यहाँ पर माउथ कैविटी होती है, मुख गुहा। और इस माउथ कैविटी में क्या होता है, एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड, उसको बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि लारीय ग्रंथि। और ग्लैंड है तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्लैंड क्या करती है, तो ग्लैंड या तो जूस बनाती है या तो एंजाइम्स बनाती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड जो है, ये सलाइवा बनाती है। क्या बनाती है, ये सलाइवा बनाती है, यानी कि ये क्या बनाती है, हमारी लार बनाती है। अब यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चंस तो ये आता है कि सर इस सलाइवा में क्या क्या होता है, सलाइवा का पीएच मान कितना होता है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को याद रखना है कि सलाइवा की जो पीएच वैल्यू रहती है, ये होती है 6.8, 6.8। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस सलाइवा में दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस सलाइवा में दो एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज,
और दूसरा पाया जाता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम। ठीक है, तो ये एक तो है टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, हमारे फूड का डाइजेशन करा रहे हैं। तो हमारे फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि माउथ में फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो डाइजेशन होता है ये किस प्रकार से होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो डाइजेशन किसकी मदद से होता है, तो वो डाइजेशन होता है एंजाइम्स की मदद से। तो यहाँ पर जो जीभ में, जहाँ पर हमारी जीभ खत्म हो रही है वहाँ पर क्या है, माउथ कैविटी है, यानी कि जहाँ पर जीभ खत्म होती है वहाँ पर माउथ कैविटी होती है। और इसी माउथ कैविटी में क्या होता है, एक ग्लैंड होती है जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। और ये सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये बनाती है सलाइवा। और इस सलाइवा में क्या होता है, एक तो टाइलिन एंजाइम होता है और दूसरा होता है लाइसोसोम्स। इन दोनों का काम क्या होता है, तो देखो ये जो टाइलिन एमाइलेज है ये क्या करता है, अब देखो जैसे हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो टाइलिन एमाइलेज है ये क्या कर देता है, जो कार्बोहाइड्रेट खाया हमने उसको 70% किस में कन्वर्ट कर देता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फूड का 70% कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। और बचा कितना, तो ये हमारा जो 30% बचा हुआ है, ये 30% कहाँ चले जाता है, तो ये 30% फिर हमारे स्टमक में चले जाता है। ठीक है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड में क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है। और इस सलाइवा में क्या होता है, सर एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स का काम क्या होता है कि हमने जो भी चीज़ खाई, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हम मेनली तीन ही चीज़ खाते हैं, एक तो प्रोटीन खाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और तीसरी चीज़ क्या खाते हैं, वसा खाते हैं। तो हमारे माउथ में याद रखना आप लोग, माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, तो ये करता है टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम किसका, तो कार्बोहाइड्रेट जो भी हमने खाया कितना परसेंट करता है, तो याद रखना आप लोग 70% कर देता है। मतलब हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट 70% क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो 30% कार्बोहाइड्रेट बचता है, ये 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे फिर स्टमक में यानी कि पेट में चले जाता है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना याद रखना कि हमारे माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन होता है। हमारे माउथ में ना तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है और ना ही फैट का डाइजेशन होता है, ना ही वसा का डाइजेशन होता है और ना ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है। हमारे माउथ में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमको यदि एकदम से यदि एनर्जी चाहिए, एकदम से हमको ऊर्जा चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, हम ग्लूकोज पीते हैं। हम क्या पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज क्यों पीते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा 70% जो डाइजेशन है ये कहाँ हो जाता, हमारे माउथ में हो जाता। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या पीते हैं, ग्लूकोज इसलिए ही पिया जाता है ताकि हमको या हमारी सेल्स को जल्दी से क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, तो टंग में आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि टंग में क्या होता है, एक सैलिवरी ग्लैंड होती है जहाँ पर टंग खत्म होती है। ठीक है, और इस सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा पाया जाता है। और इस सलाइवा की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.8। और इस सलाइवा में एंजाइम होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है टाइलिन एंजाइम को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में 70% पच गया है, ये किस एंजाइम की मदद से पचा है, तो वो टाइलिन एमाइलेज। या फिर यूँ पूछा जा सकता है कि हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखना आप लोग टाइलिन एमाइलेज। ठीक है,
और दूसरा ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, तो ये मैंने आपको सेल में बताया था, तो ये हमारे माउथ लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, तोड़ने फोड़ने का। ठीक है, तो ये जो भी हमने यदि खराब चीज खा लेते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स, ये सलाइवा में जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये याद रखना आप लोग, है ना। मतलब बैक्टीरिया का क्या होता है, एंटी होता है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ठीक है, सड़ा गला हम कुछ खा लेते हैं तो वो मुंह में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और दूसरा ये याद रखना आप लोग कि 70% जो कार्बोहाइड्रेट रहता है इसका डाइजेशन हो जाता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट जीभ के बाद जो हमारा फूड होता है ये हमारे गले में जाता है। ठीक है, तो उस गले वाले पाइप को क्या बोला जाता है, देखो उस गले वाले पाइप को बोला जाता है ईसोफेगस। क्या बोला जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है आहार नलिका, या फिर आप इसको फूड पाइप के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आहार नलिका बोल लो, फूड पाइप बोल लो, या फिर इसको ईसोफेगस बोल लो, और इसमें साइलेंट रहता है। अब इसका अपन डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखें, ये यहाँ तो आपका ये एक साइड है आप लोगों का माउथ मान लीजिए, ये माउथ है। ठीक है, और एक साइड आपकी नोज मान लीजिए, ये आपकी नाक है। ठीक है, तो माउथ में क्या था, आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी अभी, है ना। एक क्या पढ़े आप लोगों ने, टीथ पढ़े, और दूसरी चीज क्या पढ़ी आप लोगों की, टंग यानी कि जीभ। ठीक है, टंग में क्या होता है, टंग जहाँ हमारी खत्म होती है वहां पर माउथ कैविटी होती है, और माउथ कैविटी में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा बनाती है, और ये सलाइवा में क्या होता है, तो एंजाइम होता है। ये एंजाइम का काम क्या होता है, तो सर जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है इस कार्बोहाइड्रेट को ये 70% ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, यानी कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है। अब जो बचा कुचा खाना है ना, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ कभी प्रोटीन खा लिया या फैट खा लिया, या जो 30% कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है, यानी कि जो बचा हुआ खाना है, ये बचा हुआ खाना माउथ से होता हुआ कहाँ जाता, ये माउथ से होते हुए हमारे आ जाता स्टमक में। कहाँ जाता, हमारे स्टमक में, स्टमक यानी कि हमारे पेट में आ जाता है। ठीक है, और इधर नोज से आप क्या लेते हो, नोज से आप एयर लेते हो। ठीक है, तो ये एयर जो होती है, ये एयर, ये एयर आपकी कहाँ आ जाती है, लंग्स में आ जाती है। लंग्स मतलब आपके फेफड़ों में आ जाती है। ठीक है, देखो ये तो हो गया आपका ये आपका हो गया विंड पाइप, ये हो गया विंड पाइप, और ये आपका हो गया फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप मतलब जो भी आपने खाना खाया माउथ में, तो ये कहाँ आ गया, तो ये आपके फूड पाइप से होते हुए ये तो आपके आ गया स्टमक यानी कि पेट में, और यहाँ से नोज से आपने जो भी एयर ली, ये एयर आपके कहाँ आ गई, तो ये एयर आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों में। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस तो ये पूछा जाएगा, सर इस फूड पाइप का साइज कितना होता है ना। तो आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है, इस फूड पाइप का जो साइज होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो फूड पाइप होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर मतलब मांसपेशी अंग होता है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ माउथ से जो भी हमने खाना खाया ये कहाँ आया, हमारे पेट में आया। नोज से हमने जो भी एयर ली ये हमारे कहाँ आई, लंग्स में। देखो ये जहाँ से आ रहा था खाना, ये वाला जो पार्ट है हमारा,
ये जहाँ से खाना आ रहा था ये वाला पार्ट, और यहाँ से एयर आ रही थी, तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है। क्या होता है? एक ढक्कन होता है, कुछ इस प्रकार से एक ढक्कन होता है। इस ढक्कन को बोला जाता है इपीग्लोटिस। क्या बोला जाता है? इस ढक्कन को बोला जाता है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस यानी कि इसको बोलते हैं घाटी का ढक्कन। क्या बोला जाता है? घाटी का ढक्कन। और ये जो इपीग्लोटिस होता है इसका वर्क क्या होता है? तो याद रखना, एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह मतलब जैसा स्विच रहता है ना, जैसे ऑन ऑफ होता रहता है, तो एक स्विच की तरफ काम करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो इपीग्लोटिस होता है, ये जो घाटी का ढक्कन होता है, ये क्या होता है? ये बंद चालू होते रहता है। जैसे आप लोगों ने खाना खाया, ठीक है, तो ये खाने वाली साइड से क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, तो हमारा खाना कहाँ आ जाएगा? हमारे स्टमक में आ जाएगा। हम साथ साथ में नोज से एयर भी लेते हैं, तो खाने के साथ साथ में विंड पाइप से हमारी एयर भी हमारे कहाँ जाती? लंग्स में। परंतु क्या हुआ, यदि हम ज़्यादा ही बात करते हैं तो क्या होता है का कि ये यहाँ पर प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर फूड पाइप में प्रेशर बन जाता है। अब मान के चलिए कि यदि आपने राइस खाए, चावल खाए, क्या खाया आप लोगों ने? चावल खाए, और ये एकदम से जब प्रेशर बनता, तो ये जो चावल के दाने ये उठ के कहाँ आ जाते हैं? आपके नोज में आ जाते हैं, मतलब कि आपके विंड पाइप में आ जाते हैं। और विंड पाइप में यदि आपका चावल का ढक्कन, सॉरी, यदि आपका जो चावल है, यदि आपके ये विंड पाइप में यदि ऐसा फंस गया, तो ये एयर आपके लंग्स तक नहीं जाएगी, और लंग्स तक नहीं जाएगी तो हमारा जो भी ग्लूकोज है वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिली तो आप लोगों को हार्ट अटैक तक आ सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम खाना खाएं तब हमें बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस ईसोफेगस या आहार नलिका का काम क्या होता है? तो सिंपल सा याद रखना, इस आहार नलिका का एक ही काम होता है कि माउथ से हमने जो भी खाना खाया है उस खाने को पेट तक पहुंचाना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। बस दो ही चीजें याद रखना, एक तो ये आप लोगों का कौन सा पाइप है? फूड पाइप है। फूड पाइप से खाना कहाँ है? माउथ से आया आपके पेट में। और दूसरा है नोस, नोस से ये यानी कि विंड पाइप, और विंड पाइप मतलब कि आपकी जो एयर है ये आपके कहाँ गई? लंग्स में। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे, इसलिए हम ये वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में अच्छे से डिटेल्ड में समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम फूड का डाइजेशन करा रहे हैं, तो आप लोगों को अभी बताया मैंने कि जो 70% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसका तो डाइजेशन यानी कि वो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, कहाँ पर? हमारे माउथ में ही। तो बचा कितना? 30%। तो 30% हमारे स्टमक में आया। वहीं 100% प्रोटीन, वो भी कहाँ गया? हमारे स्टमक में। और 100% फैट था, ये 100% फैट भी कहाँ गया? हमारे स्टमक में। सिर्फ माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? तो याद रखना किसका हुआ? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। कितना? तो 70%। और किसके द्वारा किया गया? तो वो सलाइवा के द्वारा। सलाइवा में क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो वो कौन सा एंजाइम है? तो वो टाइलिन एंजाइम्स, ठीक है। टाइलिन एंजाइम्स की मदद से कार्बोहाइड्रेट 70% ग्लूकोज में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, अब हमारा जो फूड है, ये हमारा जो फूड है, ये अब हमारा फूड कहाँ आ चुका है? तो ये अब हमारा फूड आ चुका है हमारे स्टमक में, यानी कि हमारे पेट में। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन रहेगा ये रहेगा हमारा स्टमक, यानी कि हमारा पेट। तो थर्ड नंबर पे हम डाल लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टमक, ठीक है। देखो, स्टमक को क्या क्या नाम से बोला जाता है? तो इसको अमाशय भी बोल लेते हैं, ठीक है। इसको हम नॉर्मली पेट भी बोल लेते हैं, और इसको उर्दू में उदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो स्टमक को अमाशय बोल लो, पेट बोल लो, या फिर उदर बोल लो, ठीक है। चलो, अब यहाँ क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर सर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है?
प्रोटीन का पाचन होता है। अभी प्रोटीन का पाचन किस तरीके से होगा इसको हम देखेंगे। पहले तो हम स्टमक की जो बेसिक चीजें हैं वो देखते हैं। देखो, आप लोगों ने जो भी खाना खाया ये आप लोगों के पेट में आया, ठीक है। अब पेट में आने के बाद क्या होता है, जो खाना होता है हमारा, जो भी फूड होता है, जो भी हमने खाया है वो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो जाता। हमारा जो फूड जो हमारे स्टमक में आया हुआ है ये 1 घंटे तक एज इट इज पड़ा हुआ रहता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। आप लोग सोचो कि खाना खाया और एकदम से एनर्जी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे तक हमारा खाना हमारे पेट में एज इट इज पड़ा रहता है और इसको डाइजेशन में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? लगभग 3 से 4 घंटे बाद क्या होता है, हमारे फूड का डाइजेशन। अब कैसे होता है, तो आप लोग देखो कि जो स्टमक है हमारा, ये हमारा जो पेट है, इस स्टमक में क्या होता है, इस स्टमक में एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोला जाता है उसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में बोला जाता है अमाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? अमाशय ग्रंथियां। ठीक है, ग्रंथि का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया है बहुत बार कि ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, जो जूस एंजाइम हार्मोन सिक्रेट करे बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लैंड का नाम देते हैं। जैसे माउथ में पड़ा था, सैलिवरी ग्लैंड क्या बना रही थी? सलाइवा बना रही थी। सलाइवा में क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं। टाइलिन वो क्या कर रहा था? तो फूड का डाइजेशन। किस फूड का डाइजेशन कर रहा था? तो कार्बोहाइड्रेट का कर रहा था। फिर हमारा खाना कहाँ गया? हमारे स्टमक में। स्टमक में आने के बाद क्या हुआ? तो 1 घंटे तक तो खाना ऐसा ही पड़ा रहा। ठीक है, अब इस स्टमक में यानी कि पेट में क्या होता है, तो इस पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है यानी कि अमाशय ग्रंथियां होती है। और ये जो अमाशय ग्रंथि है, तो ये अमाशय ग्रंथि क्या क्या बनाती है? देखो, सबसे पहला आप लोग याद रखना कि ये सिक्रेट करती है, बनाती है HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यानी कि एसिड बनाती है। दूसरा आप लोग याद रखेंगे, ये एक एंजाइम बनाती है जिसको बोला जाता है पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। और दूसरा एंजाइम है रेनिन। ठीक है, तो हमारा पेट यानी कि स्टमक, और इसमें क्या है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बना रही है? तो एक तो HCl बना रही है। क्या बना रही है? एक तो HCl बना रही है और एक दो एंजाइम्स बना रही है, एक पेप्सिन और एक रेनिन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस HCl का काम क्या होता है। तो देखो, ये HCl को एक प्रकार से हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको हार्मोन भी बोलते हैं। और साइंस में हार्मोन्स किसको बोला जाता है? जो बाय बर्थ मतलब जो हमें जन्म से मिले, मतलब हमारी माँ के पेट से हमको मिले, तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? साइंस में हार्मोन्स बोला जाता है। ये HCl हमको वहीं से मिलता है। अब ये HCl का काम क्या होता है? तो देखो, सबसे पहला काम तो HCl का आप लोग याद रखना कि ये एसिडिटी क्लोज करता है, मतलब अम्लता। अम्लता क्या होती है? एसिडिटी क्या होती है? देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आप लोगों को क्या होता है? एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट में HCl की मात्रा क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और HCl की मात्रा बढ़ी यानी कि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ी, तो हमको क्या हो गई? एसिडिटी हो गई। और जब भी हमको एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? हम पीते हैं क्या? इनो। क्या पी लेते हैं? इनो। अब ये इनो पीने का फंडा क्या आएगा कि हमको एसिडिटी हुई और हमने क्या पी लिया? इनो पी लिया, तो हमारी एसिडिटी कुछ समय के लिए क्या होती है? दूर हो जाती है। देखो कैसे, तो इनो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH ट्वाइस, है ना, मतलब इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। देखो, यहाँ पर ये जो HCl था ये क्या था? तो ये एसिड है। ये क्या है?
एसिड है, और आपने क्या पी लिया, इनो। इनो मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है, यानी कि क्या है, ये क्षार है। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट बना लेते हैं, यानी कि नमक बना लेते हैं। प्लस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है, वो प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है, इसलिए हमको एसिडिटी नहीं होती। ठीक है, जब भी एसिडिटी होती है तो हम इनो पीते हैं। इनो क्या है, इनो तो इनो बेस हैगा। ठीक है, और HCl क्या है, एसिड है, तो एसिड प्लस बेस आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, नमक बना लेते हैं। ठीक है, और क्या बन जाता है, पानी, मतलब प्रोसेस न्यूट्रल हो जाती है, हमको एसिडिटी नहीं होती है। तो सबसे पहला काम क्या है HCl का, कि सर ये एसिडिटी कोज करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रही है, दो एंजाइम्स भी बना रही है। कौन कौन से एंजाइम्स बना रही है, तो एक तो बना रही है पेप्सिन, और एक बना रही है रेनिन। तो ये जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है, ये इनकी एक्टिव फॉर्म है। ये क्या है, ये इनकी एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव मतलब ये सक्रिय है, ये क्या है, सक्रिय है। जबकि ये पहले किस फॉर्म में रहते हैं, तो पेप्सिन जो होता है ये होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में। पेप्सिन किसके फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन। जो पेप्सिन होता है ये पहले किस फॉर्म में होता है, तो ये हमारे स्टमक में पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। और ये जो रेनिन होता है, ये रेनिन किस फॉर्म में होता है, तो ये रेनिन होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, प्रो रेनिन के फॉर्म में। देखो, ये जो पेप्सिनोजन और ये जो प्रोरेनिन है, ये क्या है, ये नॉन एक्टिव है। ये क्या है, नॉन एक्टिव है। अभी हम देखेंगे कि ये पेप्सिन और ये रेनिन एंजाइम का काम क्या है। अभी तो आप लोग इतना समझो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बना रही थी, HCl बना रही थी, पेप्सिन और रेनिन, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो पेप्सिन और रेनिन है, ये पहले किस फॉर्म में थे, तो जो पेप्सिन था ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में था, और जो रेनिन था ये प्रोरेनिन के फॉर्म में था। अब ये HCl का सबसे पहला काम तो एसिडिटी कोज करता है, और दूसरा काम क्या होता है इस HCl का, कि ये जो पेप्सिनोजन जो पहले नॉन एक्टिव थे, इसको एक्टिव फॉर्म में बनाना। एक्टिव फॉर्म में बनाना मतलब पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है ये, तो पेप्सिन, और ये HCl प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक तो एसिड बन गया, और दो क्या बन गए हमारे पेट में, स्टमक में, तो दो एंजाइम बन गए। एक बन गया पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा बन गया रेनिन एंजाइम। अब आप लोगों को पता है एंजाइम का काम क्या होता है, तो एंजाइम का काम क्या होता है, फूड का डाइजेशन कराने का। तो ये देखो हमारे स्टमक में, देखो अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट भी खाया था, प्रोटीन भी खाया था, और लिपिड्स भी खाए थे। तो कार्बोहाइड्रेट का तो 70% डाइजेशन माउथ में हो गया था, बचा कितना, 30%। प्रोटीन का डाइजेशन अभी माउथ में हुआ नहीं था, तो बचा कितना, 100%। और लिपिड्स का भी माउथ में डाइजेशन नहीं हुआ था, तो बचा कितना, 100%। तो देखो यहाँ पर ये मैंने जो लिखा था स्टमक, इस स्टमक में किसका पाचन होता है सिर्फ और सिर्फ, तो याद रखना प्रोटीन का। किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का। तो देखो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो भी हमने प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन को 90% पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। मतलब 90% हमारे प्रोटीन का जो डाइजेशन है, ये कहाँ हो जाता है, हमारे स्टमक में हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग खाने में देखो, खाने में आप लोग कभी कभी क्या करते हो, दूध भी पी लेते हो। तो ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो भी हमने दूध पिया है उसको 100% डाइजेस्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि मिल्क में एक प्रोटीन होता है, याद रखिएगा आप लोग, कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, केसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है,
केसिन प्रोटीन। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चे क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, क्योंकि पेट में जाते से ही क्या होता है 100% उसका डाइजेशन हो जाता है, पेट में ही डाइजेशन हो जाता है काम। ठीक है, तो ये दो एंजाइम्स के आप लोगों को काम पता चल गए। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, तो सर ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कितने परसेंट प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो सर 100% आया था, तो 90% जो प्रोटीन था इसको पेप्टोन्स में तोड़ देता है काम। अब यहाँ पर हमारे पेट में बचा क्या क्या, तो देखो यहाँ पे जो 30% कार्बोहाइड्रेट था ये बचा हुआ है, प्रोटीन कितना बचा हुआ है 10% बचा हुआ है, और लिपिड्स कितने बचे हुए हैं, तो वसी यानी तेल मक्खन घी ये पूरा का पूरा कितना बचा हुआ है 100%। अब ये इतने फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो चलो आगे देखते हैं इसको। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन चलता है कि सर हमारे पेट में हम लोग ये HCl लेके घूम रहे हैं। HCl मतलब हम लोग एसिड लेके घूम रहे हैं। क्या लेके घूम रहे हैं, एसिड लेके घूम रहे हैं। तो हमारा पेट जो है ये जलता क्यों नहीं है, जलन क्यों नहीं होती इसमें, क्योंकि ये HCl तो एसिड होता है। तो देखो ये जो हमारा पेट होता है, इस पेट में एक लेयर होती है, क्या होती है, एक लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है मस्कस लेयर। क्या बोलते हैं, मस्कस लेयर। और ये नेचर में कैसे रहती है, तो नेचर में रहती है बेस। HCl क्या था, एसिड था, मस्कस लेयर क्या है, बेसिक नेचर की। तो एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं, तो मैंने बताया क्या बना देते हैं वो, तो बना देते हैं नमक और पानी। इस कारण से हमको जलन नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो फूड है ना, ये जो बचा हुआ फूड है, ठीक है, ये वाला 30% कार्बोहाइड्रेट, 10% प्रोटीन, 100% लिपिड्स, ये कहाँ जाता है, तो ये सभी के सभी हमारा जो खाना है ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। सबसे फर्स्ट हम फोर्थ नंबर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से छोटी है, परंतु ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है साइज में। ठीक है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है छोटी आंत। क्या बोला जाता है, छोटी आंत। परंतु ये बड़ी आंत से भी क्या होती है, बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। कैसे होती है, तो इसकी लेंथ से। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी लेंथ याद रखना है। लेंथ यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 से लेकर 6.25 मीटर। ठीक है, कितनी होती है, 6 से लेकर 6.25 मीटर तक। और डायमीटर यदि बात करें तो 1 से लेकर 1.5 मीटर तक इसका डाया होता है। ठीक है, अब ये जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग होते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। सुना होगा ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब इन तीनों को समझना है हम लोगों को। सबसे पहला पार्ट क्या है आप लोगों का, तो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम। दूसरा जो पार्ट है इसको बोला जाता है जेजुनम। और थर्ड वाला पार्ट है इसको बोला जाता है इलियम। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। इसको याद रखना है, हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ग्रहणी। फिर है जेजुनम। जेजुनम को बोला जाता है मध्यांत।
और तीसरा है इलियम। इलियम को बोला जाता है पश्चांत। ठीक है, कैसे होती है छोटी आंत? तो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं आपको, देखो कुछ इस प्रकार से छोटी आंत रहती है। ठीक है, अब साइंस में याद रखना हमेशा आप लोग कि ये वाला जो साइड होता है, ये वाला होता है लेफ्ट साइड, और ये वाला जो साइड होता है, ये वाला आपका राइट साइड। ठीक है, ये आपका बायां साइड और ये आपका दायां साइड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। देखो, अब ये छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो एक पार्ट होता है डी। डी मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका क्या कहलाया? डी, ड्यूडेनम। इसके बाद वाला जो भाग है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इस पार्ट को कहा जाता है जे। जे मीन्स जेजुनम। और जो बाद वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है आई। आई फॉर इलियम। ठीक है, अब हमें यही समझना है कि ये जो ड्यूडेनियम है, इसका काम क्या होता है, जेजुनम का काम क्या होता है, और इलियम का काम क्या होता है। अभी हम देख रहे थे कि हमारे स्टमक में जो खाना था वो आया, और स्टमक में जो हमारा दूध था उसका तो 100% क्या करा, रेनिन ने डाइजेशन कर लिया। और जो पेप्सिन एंजाइम था, इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि जो प्रोटीन खाया था उसको 90% पेप्टोन्स में चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो, इस छोटी आंत से क्या होता है, हमारे 2 ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं। ये आप लोगों के लिए IMP है ना। ये छोटी आंत है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, छोटी आंत से एक आपका ऑर्गन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है अग्नाशय, पेनक्रियास। इस एक क्या है, अग्नाशय, पेनक्रियास। और दूसरा जुड़ा हुआ रहता है आपका लीवर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लीवर, यानी कि आपका है यकृत। ठीक है, तो देखो, ये आप लोगों की छोटी आंत हो गई। ठीक है, ये, और छोटी आंत के कितने भाग हैं? तो 3 पार्ट है, एक ड्यूटेनियम है, एक जेजुनम है, और एक है हीलियम। ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला साइड राइट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड से ही इस छोटी आंत से 2 ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, एक है पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय, और एक है आपका लीवर यानी कि यकृत। देखो, अब क्या होता है, हमारा जो खाना होता है, ये खाना सबसे पहले जो बचा हुआ जो भी खाना है अभी तक जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये खाना सबसे पहले कहाँ आता है? तो हमारे ड्यूडेनियम वाले पार्ट में आता है। कहाँ आता है? ड्यूडेनियम, मतलब ये यहाँ पे आ जाता है हमारा जो भी खाना है, हमारा जो भी हमने खाया जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये किस वाले पार्ट में आ जाता है? इस ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। ठीक है, अब इस ड्यूडेनियम वाले पार्ट से क्या होता है, हमारे 2 ऑर्गन्स जुड़े हुए होंगे। एक तो आपका जुड़ा हुआ है आपका लीवर, और दूसरा जुड़ा हुआ है आपका पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो यकृत यानी कि आपका लीवर और जो अग्नाशय है, यह अपने रस को, रस मतलब जूस है ना, और जूस में क्या होते हैं? तो एंजाइम्स होते हैं। रस को छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में डाल देते हैं, ड्यूडेनम वाले भाग में डाल देते हैं। ठीक है, देखो, खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, और जो लिपिड्स है, ये सभी के सभी कहाँ आ चुके हैं? तो ये ड्यूटेनियम वाले पार्ट में आ चुके हैं। और इस ड्यूटेनियम से क्या
तो 2 ऑर्गन जुड़े हैं, एक जुड़ा हुआ है अग्नाशय है ना, पेनक्रियास। तो ये यहाँ से पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है। अभी देखेंगे कौन कौन से जूस आते हैं और उसमें क्या क्या एंजाइम्स होते हैं। तो एक तो पेनक्रियाटिक जूस आता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, और दूसरा यकृत लीवर। तो लीवर से हमारे जूस आते हैं, बाइल जूस का नाम सुना होगा। अब ये बाइल जूस और ये अग्नाशय से जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये जो जूस होते हैं ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो हमारा फूड बचा हुआ रखा है, जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से ये डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि अग्नाशय और यकृत ये अपने रस को, है ना, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड क्या करती है, एक तो जूस भी बनाती है, हार्मोन्स भी बनाती है और एंजाइम्स भी बनाती है। तो याद रखना इस जूस के अंदर ही क्या होते हैं, इस जूस के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो यकृत और अग्नाशय यह अपने रस को यानी अपने जूस को छोटी आंत के ड्यूडेनियम वाले भाग में डाल देते हैं। मतलब अग्नाशय से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा वो ड्यूडेनियम में चले जाएगा, और जो लीवर से बाइल जूस निकलेगा ये भी ड्यूडेनियम वाले पार्ट में चले जाएगा। अब हमारे स्टमक से जो फूड आया था ये सबसे पहले कहाँ आया था, ड्यूडेनियम वाले पार्ट में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हमको एक तो लीवर को पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, हमारे अग्नाशय यानी पेनक्रियास को। ठीक है, चलो तो अब हेडिंग डालते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट लीवर। ठीक है, खाना आ चुका है आप लोगों का ड्यूडेनम वाले पार्ट में, और ड्यूडेनम वाले पार्ट से 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ है, एक पेनक्रियास जुड़ा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को जो ऑर्गन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लीवर। और इस लीवर को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है यकृत। क्या बोला जाता है, यकृत। अब यहाँ से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ लीवर मतलब साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें लीवर यानी कि यकृत की स्टडी की जाती है। तो साइंस की उस ब्रांच को बोला जाता है हिपेटोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको, हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी। ठीक है, लॉजी टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। और यहाँ पर ये जो हेपेटो है, ये हेपेटो मीन्स होता है सेल्स, है ना। तो हमारा जो लीवर होता है, इस लीवर में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को बोला जाता है हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल, है ना। हमारे लीवर में पूछा जाए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो लीवर में हिपेटिक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, हिपेटिक कोशिका। क्या होती हैं, हिपेटिक कोशिकाएं। ठीक है, हमारे लीवर में क्या होता है, तो हमारे लीवर में हिपेटिक कोशिकाएं होती हैं, और लीवर की जो स्टडी होती है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है हिपेटोलॉजी। अब ये जो हिपेटिक सेल्स होती हैं, ये याद रखना, इन हिपेटिक सेल्स में पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। क्या होती है, पुनर्निर्माण की शक्ति। यानी कि पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है, वापस से बन जाना। ठीक है, कैसे, तो जब भी हम लोग हमारे लीवर को डोनेट करते हैं, जब भी हम लोग हमारे लीवर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं यानी कि दान देते हैं, तो इस लीवर में क्या होता है, हिपेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, तो कभी भी जब हम लीवर को डोनेट करते हैं तो 80% लीवर को डोनेट किया जा सकता है, बचा कितना, 20%। यानी कि ये 80% जो लीवर था, इस लीवर को आपने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। बचा कितना, तो 20% बचा। अब ये 20% जो लीवर बचा है, तो 20% में कौन सी सेल्स हैं, तो हिपेटिक सेल्स हैं। और ये हिपेटिक सेल्स में क्या होता है, तो पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। पुनर्निर्माण की शक्ति मतलब ये फिर से बन जाती है। तो हमारा जो लीवर होता है ये 21 दिनों में वापस से बनकर तैयार हो जाता है। मतलब आप लोग सोच सकते हो
कि ये जो 20% हमारी जो हेपेटिक सेल्स हैं ये इतनी जल्दी पुनर्निर्माण करती हैं कि हमारा 100% जो लीवर है, ये 100% लीवर 21 दिनों में क्या हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज याद रखना आप लोग कि स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। और हमारी जो लीवर होता है, इस लीवर में कौन सी सेल्स होती हैं, तो इस लीवर में हेपेटिक सेल्स होती हैं जिसमें पुनर्निर्माण शक्ति होती हैगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को क्या याद रखना है, इसका वेट। वेट मतलब इसका वजन। लीवर का वेट कितना होता है, लीवर का वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 1.5 से लेकर 1.7 kg। ठीक है, किलोग्राम में होता है। 1.5 किलो से लेकर 1.7 kg। ठीक है, इसका वजन होता है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या याद रखना है कि यह हमारे मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है। लिवर इज द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि लिवर में हम लिख सकते हैं शरीर का सबसे भारी अंग होता है। ठीक है, भारी अंग होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, आईज है, हमारा ब्रेन है, या पेनक्रियाज है, बहुत सारी चीजें, तो इसमें सबसे भारी कौन सा है, तो आप लोगों को सबसे भारी ऑर्गन कौन सा बताना है, लीवर, यानी कि आपका यकृत। दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये जो लीवर होता है यह हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर ये क्या होती है, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या याद रखना है इसमें, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्रंथि को क्या बोलते हैं, ग्लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है रेलवे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे, लीवर। लीवर का वेट कितना होता है, तो 1.5 से 1.7 kg। दूसरा आप लोग क्या याद रखेंगे कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है, तो वो लीवर यानी कि यकृत होता है। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि होती है। अब ग्रंथि मैंने आप लोगों को बता दी, ग्रंथि का काम क्या होता है, तो जूस बनाए, एंजाइम्स बनाए या हार्मोन्स बनाए। ठीक है, तो लीवर क्या बनाता है, तो देखो एक लीवर का एक अपन छोटा सा डायग्राम बनाते हैं किस टाइप से क्या होता है का। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप लोगों ने खाना खाया था, खाना खा खाना आपके स्टमक से कहाँ गया था, छोटी आंत में। तो छोटी आंत के सबसे पहले किस भाग में गया था, तो ये वाला जो पार्ट है ये है ड्यूडेनम। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ये फूड है। ठीक है, ये आप लोगों का खाना है जो कहाँ आ गया, छोटी आंत के ड्यूडेनियम वाले भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से लीफ नुमा आकृति, और एक ये दिख रहा होगा, इनको क्या क्या बोला जाता है, ये भी याद रखना। ये वाला साइड कौन सा है, ये लेफ्ट साइड है, और ये वाला साइड कौन सा है, तो ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड होता है हमारे लिवर का,
इस लीवर में एक यहाँ पे होता है आप लोगों का पेनक्रियास, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोला जाता है? पेनक्रियास। और पेनक्रियास को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है अग्नाशय। बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, अग्नाशय अमाशय में। तो आप लोग याद रखना, जो अमाशय है वो तो हम बोलते हैं पेट को, और ये जो अग्नाशय है इसको बोला जाता है पेनक्रियास, ठीक है। और ये वाला जो है इस पार्ट को बोला जाता है, इस ऑर्गन को बोला जाता है गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जुड़ा हुआ है आपका गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ आपका पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय। और आपने जो भी खाना खाया है ये कहाँ चुका है? आपके ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। अब देखो, ये आपका जो लीवर होता है, ये लीवर क्या करता है? एक जूस बनाता है, उस जूस को बोला जाता है बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। अभी हम सिर्फ लीवर को पढ़ रहे हैं, इस पेनक्रियास को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। लीवर के बाद आपका पार्ट आएगा कौन सा? पेनक्रियास का, ठीक है। इस लीवर के भी दो पार्ट होते हैं, ये बड़ा भाग होता है, ठीक है, ये भी बड़ा वाला पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये स्मॉल वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लीवर क्या बनाता है? तो याद रखना, लीवर क्या बना रहा है? बाइल जूस। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लीवर क्या बनाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लीवर क्या बनाता है। तो लीवर क्या बनाता है? ये लीवर बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। और आपसे पूछा जाता है कि ये जो बाइल जूस है इसका रंग कौन सा होता है? इसका रंग कौन सा होता है? तो बाइल जूस का जो कलर होता है वो याद रखना आप लोग, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, है ना। क्या होता है? बाइल लीवर क्या बनाता है? तो लीवर बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस का कलर कौन सा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्यों होता है? तो इस जूस में क्या होता है, हमारे लीवर में दो पिगमेंट होते हैं, है ना। एक पिगमेंट मैं बता देता हूँ जिसके कारण ग्रीन होता है, उसको बोला जाता है बिलीवर्डिन। क्या बोलते हैं? बिलीवर्डिन पिगमेंट, ठीक है। इस बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण ये जो बाइल जूस होता है इसका कलर कौन सा हो जाता है? ग्रीन कलर, है ना। एक और पिगमेंट होता है हमारे लीवर में, उसको बोला जाता है बिलीरुबिन, है ना। इसको भी बाद में समझते हैं अपन। अभी तो सबसे पहले ये देखो कि जो लीवर होता है, ये लीवर क्या बनाता है? लीवर क्या बना रहा है? तो लीवर बनाता है बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस का कलर कौन सा होता है? तो बाइल जूस का कलर होता है ग्रीन कलर। और आप लोगों को पता है कि हर कलर के पीछे कोई ना कोई सा जो पिगमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। इसी प्रकार ये जो बाइल जूस का ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर ग्रीन किसके कारण होता है? तो ये होता है बिली वर्डिन पिगमेंट के कारण, ठीक है। अब देखो लीवर ने क्या करा, लीवर ने बाइल जूस बना दिया, ठीक है। अब ये बाइल जूस क्या होता है? ये बाइल जूस यहाँ से ऐसे सिक्रेट होता है, निकलता है, और ये कहाँ आ जाता है? तो ये यहाँ पर मिक्स हो जाता है, मतलब कौन से वाले पार्ट में? आपके ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। और ड्यूडेनियम वाले पार्ट में आपका क्या रखा हुआ है? तो आप लोगों का फूड रखा हुआ है। कौन सा फूड रखा हुआ है? जो अभी तक पचा नहीं था। कौन कौन सा नहीं पचा था? तो कार्बोहाइड्रेट हमारा अभी 30% बचा हुआ है, 10% हमारा प्रोटीन बचा हुआ है, और 100% हमारा क्या बचा हुआ है? फैट बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो 30% हमारा क्या बचा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। 10% क्या बचा है? प्रोटीन। और 100% क्या बचा हुआ है? तो 100% लिपिड्स बचे हुए हैं। क्योंकि 70% जो कार्बोहाइड्रेट था ये तो माउथ में डाइजेस्ट हो गया था, जो 90% हमारा प्रोटीन था ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया था हमारे स्टमक में। अब ये जो 100% लिपिड्स हैं ये क्या होता है? ये ध्यान से सुनो आप लोग। देखो सबसे पहले तो ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस का काम क्या होता है? तो इस बाइल जूस का काम होता है कि हमने जो भी फैट खाया, जो भी, जैसे आप लोगों ने घी खा लिया, मक्खन खा लिया, है ना। तो आप लोगों ने जो फैट खाया है, जो लिपिड्स खाए हैं,
ठीक है, मक्खन की जो बड़ी बड़ी बूंदें खाई हैं, घी की बड़ी बड़ी बूंदें खाई हैं, तो इसका अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ था क्योंकि आप लोगों के ड्यूडेनियम वाले पार्ट में रखा हुआ था। परंतु लीवर से जैसे ही बाइल जूस निकला तो क्या हुआ, एक प्रोसेस हुई है ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। उस प्रोसेस को बोला जाता है पाइसीकरण प्रोसेस, या फिर उसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, पाइसीकरण प्रोसेस या फिर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, ये बाइल जूस 95%, ये जो आप लोगों ने फैट या लिपिड्स का है, 95% इसको किसमें चेंज कर देता, फैटी एसिड्स में। किसमें, फैटी एसिड। मतलब सीधा समझ में आ रहा है बाइल जूस का काम क्या है। बाइल जूस क्या करता है, जो हमने लिपिड्स का है इसका 90% 95% क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। ठीक है, मतलब छोटी आंत में हमारा जो भी घी था, मक्खन था, उसका क्या हो चुका है, डाइजेशन। तो ये आप लोग याद रखना, ये किसके कारण हुआ है, तो ये ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। ठीक है, हमारा 70% माउथ में हो गया है, यहाँ 90% प्रोटीन हमारे पेट में हो गया है, और 95% जो फैट था ये कहाँ हो गया, छोटी आंत के ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। अब हमारा फूड बचा कितना है, तो आप लोग देखो, हमारा फूड अभी टोटल का टोटल यहाँ पे बचा हुआ है 30%, क्योंकि 70% माउथ में हो गया तो 30% बचा है। अब स्टमक में, तो पेट में 90% तो हो चुका है, कितना बचा है, 10% बचा हुआ है। और यहाँ पर जो फैट था, अभी देख रहे हैं ये फैट या फिर जो घी की बड़ी बड़ी बूंदें खाई हैं आप लोगों ने, तो बाइल जूस ने क्या करा, बाइल जूस ने इसका पाचन करवा दिया। कितना, तो 95% ये जो फैट या लिपिड्स है इसको किस में चेंज कर दिया, फैटी एसिड्स में। तो हमारी जो लिपिड्स थी ये कितनी बची, 5%। मतलब ऑलमोस्ट हमारे खाने का डाइजेशन छोटी आंत के ड्यूडेनियम वाले पार्ट में हो जाता है। ऑलमोस्ट मैं तो बोल रहा हूँ पूरा 100% ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो बचा हुआ है अभी 30%, 10%, ये 5%, ये कौन करेगा, तो अभी ये आप लोग पढ़ोगे पेनक्रियास को। पेनक्रियास मतलब अग्नाशय को। और ये अग्नाशय से क्या होगा, अग्नाशय से पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा, और इस पेनक्रियाटिक जूस में क्या निकलेगा, तो इस पेनक्रियाटिक जूस में आप लोगों के एंजाइम्स निकलेंगे, एक एमाइलेज निकलेगा, ट्रिप्सिन निकलेगा, लाइपेज निकलेगा। तो ये भी जाके ड्यूडेनियम वाले पार्ट में मिक्स हो जाएंगे, और ये जो बचा कुचा खाना है ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी हमारा जो खाने का डाइजेशन है ये पूर्ण रूप से पूरा कहाँ पर हो जाता है, तो छोटी आंत के ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। आई थिंक आप लोगों को लीवर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लीवर में क्या क्या याद रखना है, तो लीवर में सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है कि सर लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो हिपेटोलॉजी बोला जाता है का। लीवर में कौन सी सेल्स होती हैं, तो लीवर में हेपेटिक सेल्स होती हैं। लीवर का वेट कितना होता है, तो 1.5 से 1.7 kg। यह हमारे मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है। लीवर हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि ये सर जूस बना रही, कौन सा जूस बना रही है, बाइल जूस बना रही है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, तो सर ये जो 95% फैट है इसको फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है। मतलब 95% फूड का क्या हो चुका है, हमारे लिपिड्स का डाइजेशन ड्यूडेनियम वाले पार्ट में हो चुका है। अब ये जो 30% कार्बोहाइड्रेट बचा है, 10% फैट प्रोटीन बचा हुआ है, और जो 5% लिपिड्स बचे हुए हैं, इसका डाइजेशन कौन कराता है, तो यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलेंगे। कहाँ से, पेनक्रियास से, जो क्या करेंगे, पूरे खाने का डाइजेशन ड्यूडेनियम वाले पार्ट में करा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो गॉल ब्लैडर है ये क्या, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बाइल जूस है यदि ये एक्सेस अमाउंट में बनने लगे, क्या करने लगे, एक्सेस अमाउंट यानी ज्यादा मात्रा में बनने लगे, तो ये क्या होता है, ये यहाँ गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होने लगता है। ये जो बाइल जूस है ये यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में यदि स्टोर हो जाए, है ना, तो हम लोगों को क्या हो जाती है, पथरी भी हो जाती है ना। आप लोगों ने पता सुना होगा, पथरी हो गई, तो पथरी कहाँ होती है, तो पित्ताशय में होती है, गॉल ब्लैडर में होती है। ठीक है, किसके कारण, तो ये सर जो बाइल जूस है यदि एक्सेस अमाउंट में कुछ कुछ तो यहाँ चले जाएगा ड्यूडेनियम में, यदि एक्सेस अमाउंट में बना तो ये कहाँ स्टोर हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में हो गया मतलब मम्मा को क्या हो गई, पथरी हो गई। ठीक है, चलो, तो एक आप लोग एक चीज और याद रखो, जैसे मैंने बताया कि ये लीवर में
लीवर जो है, ये लीवर में दो प्रकार के पिगमेंट है ना। एक तो हो गया कौन सा, बिलीवर्डिन, एक कौन सा हो गया, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, बाइल जूस का रंग कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। लीवर में एक दूसरा पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोला जाता है बिलीरुबिन। क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन। ठीक है, देखो बिलीवर्डिन के कारण बाइल जूस का रंग कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। और हमारा जो ब्लड होता है, तो ब्लड में एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो येलो कलर होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलो कलर। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा का येलो कलर होता है, ये किसके कारण होता है, तो बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। लीवर में कितने पिगमेंट है, तो दो पिगमेंट है। एक कौन सा है, एक बिलीवर्डिन। इस बिलीवर्डिन के कारण पाइल जूस का रंग ग्रीन हो जाता है। ठीक है, जबकि बिलीरुबिन पिगमेंट, इसके कारण जो प्लाज्मा होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, येलो। अब यहाँ पर ये याद रखना कि ये बिलीरुबिन का अमाउंट यदि हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगे, यदि ये ज़्यादा बनने लगे, तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, येलो कलर का। शरीर मतलब हमारी स्किन का कलर येलो हो जाएगा, हमारी आंखों का कलर ज़्यादा येलो हो जाएगा, आंखें पीली पीली होगी, नाखून जो रहेंगे हमारे ये पीले हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं आप लोग, क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया, उसको क्या हो गया, पीलिया हो गया। तो आप लोग ये भी याद रखना, पीलिया, पीलिया के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन के कारण कौन सा रंग हो जाता है, हमारे नाखून का, हमारी आंखों का, हमारी स्किन का, हम पूरे पीले पड़ जाते हैं। तो किसके कारण, बिलीरुबिन पिगमेंट के एक्सेस अमाउंट के कारण। ठीक है, और बिलीवर्डिन के कारण हमारा जो बाइल जूस होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, ग्रीन। मतलब ऑलमोस्ट ड्यूडेनम वाले पार्ट में हमारे खाने का डाइजेशन हो चुका है। तो ये आप लोगों का लीवर था। अब सेकंड पार्ट हमारा जो ऑर्गन है, ये है हमारा पेनक्रियास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेनक्रियास को। ठीक है, तो मैं यही आप लोगों को समझा देता हूँ। पेनक्रियास, जिसको हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग, पेनक्रियास। देखो पेनक्रियास को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। क्या बोला जाता है, अग्नाशय। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये याद रखना आप लोग कि पेनक्रियास की खोज किसके द्वारा की गई थी, है ना। तो इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने। किसने करी थी, लैंगरहैंस ने, लैंगरहैंस। ठीक है, पेनक्रियास, अभी आप लोगों को पता है पेनक्रियास कहाँ होता है, तो हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही जुड़ा हुआ रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है ये, है ना। तो इसको ही क्या बोला जाता है, पेनक्रियास बोला जाता है। इसी पेनक्रियास की खोज किसने करी थी, तो इस पेनक्रियास की खोज करी थी हमारे लैंगरहैंस ने। अब देखो नेक्स्ट इसमें आप लोग याद रखना, जो सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से जो आता है, सबसे मोस्ट, वो मानव शरीर की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि किसे बोला जाता है ना। तो याद रखना, मानव शरीर की जो एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, वो बोला जाता है पेनक्रियास को। ठीक है, और ग्लैंड क्यों बोला, तो ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, जो जूस भी बनाए, जो एंजाइम भी बनाए, और जो हार्मोन्स भी बनाए, है ना। तो देखो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास जूस भी बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है, और एंजाइम्स भी बनाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी की मिक्स्ड ग्लैंड। और एक ही है ना, ह्यूमन बॉडी की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो पूछा जाए तो आप लोगों को क्या आंसर देना है, पेनक्रियास। ठीक है, अब इस पेनक्रियास में क्या होता है, तो इस पेनक्रियास या अग्नाशय में याद रखना 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। 4 टाइप की क्या पाई जाती हैं, सेल्स, है ना। पेनक्रियास में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, तो 4 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 4 टाइप की कोशिकाएं। यहीं से क्वेश्चंस आएगा, आप लोग इसको ध्यान से समझना बहुत, है ना। और इन 4 टाइप की कोशिकाओं को
सम्मिलित रूप से बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोला जाता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, या फिर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस ने क्या करी थी? इसकी खोज करी थी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। पेनक्रियास, जिसकी खोज लैंगरहैंस के द्वारा की गई थी, यह मानव शरीर की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों ही बनाती हैं, ठीक है। इसमें कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? तो 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैंगी? तो अब ये देखो देखो, इसमें एक सेल होती है, उसको बोला जाता है अल्फा सेल। एक सेल होती है, उसको बोला जाता है बीटा सेल। एक सेल होती है, उसको बोला जाता है डेल्टा सेल। और एक होती है, उसको बोला जाता है एफ सेल, ठीक है। एक हो गई अल्फा सेल, एक हो गई बीटा सेल, एक हो गई डेल्टा सेल और चौथी हो गई एफ सेल। अब देखो, अब ये भी पूछा जा सकता है कि कितने कितने परसेंटेज में रहती हैं, तो याद रखना ये रहती है अल्फा सेल 5%, बीटा सेल रहती है 90%, और 2.5% तो रहती है डेल्टा सेल और 2.5% रहती है एफ सेल, ठीक है। तो इस प्रकार से 100% ये 4 टाइप की सेल्स है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। अब इनमें ये याद रखना आप लोग, ये जो अल्फा सेल है, बीटा सेल है और ये जो डेल्टा सेल है, ये जो 3 सेल है, ये क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि मानव शरीर की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी? तो पेनक्रियास। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि जूस भी बना रही है, एंजाइम भी बना रही है और हार्मोन्स भी बना रही है। तो सबसे पहले तो देखा हमने कि हार्मोन्स भी बना रही है, तो हार्मोन्स कौन कौन से सेल बनाती है? तो अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन चारों सेल में सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है? कौन सी सेल है? बीटा सेल, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी जो आईएमपी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कौन सी है? तो वो एफ सेल। कितने परसेंट है? तो वो है 2.5%। ये एफ सेल क्या करती है? ये बनाती है पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या बनाती है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय रस। क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस, ठीक है। और इस पेन, मैंने आप लोगों को बताया कि इस जूस के अंदर ही क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो इस जूस में क्या होता है? 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। इस जूस में 3 टाइप के क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहला जो एंजाइम है उसको बोला जाता है एमाइलेज। एमाइलेज। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। और तीसरा होता है, उसको बोला जाता है लाइपेज, ठीक है। एक है एमाइलेज, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। अब इनका काम क्या होता है, बस यही समझना है हम लोगों को। तो हम खाने का क्या करा रहे थे? डाइजेशन करा रहे थे। खाने का कितना डाइजेशन हो चुका था? तो देखो आप लोग, एक बार मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने जो खाना खाया था, है ना, खाने में क्या क्या खाया आप लोगों ने? एक तो कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट के बाद आपने दूसरा क्या खाया? प्रोटीन खाया, और प्रोटीन के बाद क्या खाया आप लोगों ने? वसा खाया, ठीक है। तो देखो, ये जो एमाइलेज है, एमाइलेज एंजाइम है, इसका काम क्या होता है? जो 30% कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ था, इस 30% कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ये 100% ग्लूकोज में चेंज कर देता है। किसमें? ग्लूकोज में। और ये 100% ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन, ठीक है। तो देखो आप लोग, यहाँ पर 100% हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्या हो चुका है? डाइजेशन, क्योंकि 30% बचा हुआ था। 70% किसने कर दिया था? तो माउथ में कर दिया था, सलिवरी ग्लैंड ने। 30% बचा था, तो ये 30% को सबसे पहले 100% में किसने चेंज करा? ग्लूकोज में, एमाइलेज ने। और ये 100% जो ग्लूकोज था, इसको 100% ग्लाइकोजन में किसने चेंज कर दिया? तो एमाइलेज ने, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप्सिन। तो आपने देखा था स्टमक में 90% क्या हो चुका था? हमारे फूड प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था, बचा कितना? 10%।
कितना परसेंट, 10%। तो ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये 10% प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, पेप्टोन्स में। 100% पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। और 100% जो पेप्टोन्स होते हैं ये 100% किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो अम्ल में। किस में, अमीनो अम्ल में। मतलब ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम है सर ये 10% है, इनको पहले 100% पेप्टोन्स में चेंज करना, और फिर ये जो 100% पेप्टोन्स है इनको 100% अमीनो एसिड्स में चेंज करना। मतलब अमीनो एसिड्स में यदि प्रोटीन चेंज हो गए मतलब हमारे प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। तीसरा है लाइपेज। लाइपेज मतलब ये क्या करता है, अब देखो हमने अभी अभी देखा ड्यूडेनियम में जो बाइल जूस निकल रहा था 95% वसा को फैटी एसिड में चेंज कर रहा था, बचा कितना, 5% है ना। तो 5% जो घी मक्खन का डाइजेशन नहीं हुआ, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये 5% को चेंज करता है किसमें, 100% वसी अम्ल में। किसमें, वसी अम्ल में। तो यहाँ पर ये आप लोगों का जो 100% ये वसी अम्ल है ये 100% किस में चेंज हो जाता है, तो 100% चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल में। किसमें, ग्लिसरॉल में। कुल मिला के हमारे फूड का 100% जो डाइजेशन है ये कहाँ हो जाता है, तो 100% डाइजेशन हो जाता है हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में। चलो आओ अब इसको एक बार हम पीछे लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे अब ये अभी पेनक्रियास पड़ा, तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो क्या क्या बनाती है, हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, तो 3 टाइप के एंजाइम निकल रहे थे, एक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। एमाइलेज किसका डाइजेशन कराता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसका, तो प्रोटीन का। और लाइपेज किसका, तो लिपिड्स का। ठीक है, देखो अब ये जो पेनक्रियाज है आपका, यहाँ से क्या निकला, एमाइलेज निकला, ट्रिप्सिन निकला और लाइपेज निकला। अब ड्यूडेनियम में आप लोगों का खाना तो पड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखो जो 30% बचा हुआ था, है ना, 30% जो आपका कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ था, ये 30% कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में 100% में किसने बदला, तो एमाइलेज ने। आपका जो 10% 90% तो स्टमक में ही जो पेप्सिन एंजाइम था हमारे स्टमक में, तो उसने 90% प्रोटीन को पहले ही डाइजेस्ट कर लिया था। बचा कितना था, 10%। तो 10% को 100% अमीनो एसिड्स में कौन चेंज करता है, तो ट्रिप्सिन चेंज करता है। और यहाँ पे देख रहे थे बाइल जूस, तो बाइल जूस 95% किसको चेंज कर रहा था, फैट को। बचा कितना, तो 5% हमारे लिपिड्स बचे थे, तो 5% लिपिड्स को ये किसमें चेंज कर देता है, ग्लिसरॉल में। मतलब 100% फूड का जो डाइजेशन हो जाता है ये कहाँ हो जाता है, हमारे ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। ठीक है, अब ड्यूडेनियम के बाद हमको क्या देखना है, तो यहाँ पे देखो ड्यूडेनियम में हमने देखा इस ड्यूडेनियम में दो अंग होते हैं, एक तो यकृत होता है और एक अग्नाशय होता है। ठीक है, यकृत और अग्नाशय हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। मतलब 100% हमारे फूड का जो डाइजेशन था वो ड्यूडेनियम वाले पार्ट में हो चुका होता है। ठीक है, अब हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है, जेजुनम में। अब देखो ये जेजुनम का काम क्या होता है, देखो नेक्स्ट है आपका जेजुनम, है ना। छोटी आंत के ड्यूडेनियम वाले भाग से अब जो 100% डाइजेस्टिव फूड है, मतलब अब खाने का पूरा क्या हो चुका, पाचन हो चुका, तो ये कौन सा पार्ट में आ गया, ये जेजुनम वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जेजुनम में क्या होता है, तो यहाँ याद रखना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के भोजन का अवशोषण नहीं होता, अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, इसका एक ही काम होता हैगा, क्या काम होता है, तो देखो 3 चीजें अपन ने देखी थी, एक तो ड्यूडेनियम, एक जेजुनम और एक इलियम, है ना।
यहाँ ड्यूडेनम में 100% खाने का क्या हो चुका है, डाइजेशन। अब कहाँ खाना आया, तो जेजुनम में। तो जेजुनम में हमारे भोजन का अवशोषण नहीं होता है, तो करता क्या है, तो जेजुनम क्या करता है, ये 100% जो फूड पच गया इसको कहाँ ले आता है, इलियम में। मतलब अब हमारा जो खाना है जेजुनम क्या करता है, उस 100% फूड को कहाँ ले आता है, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब हमारा जो तीसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट था जेजुनम, अब जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, इलियम। ठीक है, अब इलियम का स्ट्रक्चर किस टाइप से रहता है, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है इसका। देखो, अब खाना डेडुनम में था, ठीक है, 100% डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या हुआ, एक तो आप लोगों का बनता है जो पचित खाना, यानी कि उसको हम स्टोर फूड बोलते हैं, है ना। तो और एक आप लोगों का क्या बनता है, वेस्ट मटेरियल। तो देखो ये इलियम वाले पार्ट में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोला जाता है विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। ये याद रखना आप लोग, है ना। विली भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पर। ये विली किसका पार्ट है, तो ये इलियम का पार्ट है। और ये इलियम किसका पार्ट है, तो इलियम छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा। तो देखो डेडुनम में 100% फूड का क्या हो गया था, डाइजेशन। तो यहाँ से क्या होता है, दो प्रकार का हमारा फूड बन जाएगा। एक तो पूरा डाइजेस्टिव फूड, मतलब जो पच गया, और एक हमारा बन गया वेस्ट मटेरियल। तो देखो, एक तो हमारा स्टोर फूड बन गया जो कि स्टोर हो जाता है, जिसको हमारी सेल्स काम में लेगी। ये जेजुनम से कहाँ आ गया, ये आपके इलियम में। तो ये यहाँ आके क्या हो जाता है, इस प्रकार से स्टोर हो जाता है। ये आप लोगों का स्टोर फूड है। कौन सा फूड है, ये स्टोर फूड है। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए स्टोर फूड हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। अभी आप लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, तो वो चेंज होता है ग्लाइकोजन में। हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, लिपिड्स भी खाते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी चावल। ठीक है, तो उनसे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का 100% जब डाइजेशन हो जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, ये ग्लाइकोजन में। और हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। तो आप लोग याद रखना, ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर फूड होता है ये किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और सबसे ज़्यादा किसके पास रहता हैगा, तो लीवर के पास। स्टोर फूड सबसे ज़्यादा किसके पास रहता है, तो हमारे लीवर के पास। इसलिए बोलते हैं कि लीवर अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टोर फूड जो है ये कहाँ पर स्टोर हो गया आके, तो ये स्टोर हो गया हमारे विलाई वाले पार्ट में। अब यहाँ से सेल्स को जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी, यहाँ से ले लेगी। ठीक है, और एनर्जी मिल जाएगी उसको। और एक साइड हमारा बनता है कौन सा फूड, तो वेस्ट फूड। कौन सा फूड, तो वेस्ट फूड। ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इलियम में क्या होता है, इलियम में सर एक तो स्टोर फूड स्टोर होता है, और दूसरा कौन सा फूड है, तो दूसरा वेस्ट फूड है। कौन सा फूड है, वेस्ट फूड, या हम बोल सके अनपचा भोजन, है ना। मतलब ऐसा भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा भोजन जो अभी तक पचा नहीं है, तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, हीलियम वाले भाग में। और यहीं पे जो विलाई वाला पार्ट है, इस विलाई में कौन सा फूड स्टोर हो जाता है, तो स्टोर फूड। और स्टोर फूड ह्यूमन बॉडी में किसके फॉर्म में होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, तो लीवर के पास होता है। ठीक है, खाना हमने सबसे पहले कहाँ से खाया, तो खाना हमने सबसे पहले माउथ में खाया था। माउथ में क्या पढ़े आपने, टीथ पढ़ी। दूसरा क्या पढ़ा आप लोगों ने टंग पढ़ा। सबसे पहले हमने टीथ पढ़ी थी, फिर क्या पढ़ा, टंग। माउथ से खाना कहाँ आया, तो माउथ से खाना आया था हमारे ईसोफेगस में, है ना। ईसोफेगस से हमारा फूड कहाँ गया, तो हमारा फूड गया था स्टमक में। स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ आया, तो स्मॉल इंस्टेंटाइन में। स्मॉल इंस्टेंटाइन में हम लोगों ने देखी तीन चीज, कौन कौन सी, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। अब खाना कहाँ आ चुका है, इलियम में। इलियम में क्या हुआ,
तो एक तो आपका जो स्टोर फूड है ये स्टोर हो चुका, और एक कौन सा फूड है, तो वेस्ट फूड हैगा। ठीक है, अब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब बड़ी आंत में। ठीक है, तो अब ये जो वेस्ट फूड है ये कहाँ आएगा, बड़ी आंत में। चलो, तो अब हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब हमारी जो 5th नंबर की जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको बोल लो आप लोग बड़ी आंत, क्या बोलते हैं इसको, बड़ी आंत। ठीक है, अब देखो बड़ी आंत बड़ी नहीं होती है, ये छोटी आंत से भी छोटी होती है। क्यों सर, इसके साइज के कारण। इसका साइज कितना होता है, तो वहाँ देख रहे थे हम, साइज 6 से लेकर 6.25 तक रहता है मीटर में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है इसका जो साइज होता है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये कितनी बड़ी होती है, तो सर इसका जो साइज होता है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे अपन ने छोटी आंत के 3 देखे, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम, इसी प्रकार जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 भाग होते हैं, है ना। इनको बोला जाता है सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सिक्कम, दूसरा है कोलोन, और थर्ड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, चलो अब देखो इसका मैं एक छोटा सा आप लोगों को डायग्राम बना देता हूँ बड़ी आंत का। देखो, ठीक, चल देखो, ये वाला पार्ट तो आप लोगों का छोटी आंत का ड्यूडेनियम, ये वाला पार्ट जेजुनम, और ये वाला जो पार्ट था ये क्या था, हीलियम। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका खाना था ड्यूडेनियम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, और इलियम से कहाँ आएगा, तो ये बड़ी आंत पे, मतलब ये वाला जो आप लोगों का पार्ट है ये कौन सा है, ये बड़ी आंत का पार्ट है। और बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं, तो 3, एक सिक्कम, एक कोलोन, और एक होता है रेक्टम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो ये पार्ट कहलाता है सी। सी मतलब सिक्कम। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर कि यहाँ तक पार्ट रहता है इसको बोला जाता है कोलोन। क्या बोलते हैं, कोलोन। और ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का ये कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट कहलाता है रेक्टम। ठीक है, देखो अब क्या होता है, देखो इलियम वाले भाग से जो बचा या अनपचा खाना था, है ना, ये इलियम वाले भाग से कहाँ पर आता है, तो इलियम क्या करता है उस बचे हुए खाने को किस पार्ट में भेजता है, तो किस पार्ट में आता है, तो बड़ी आंत के सिक्कम वाले पार्ट में, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो सिक्कम है, इस सिक्कम में बड़ी आंत में एक ऑर्गन होता है, यहाँ पे इस प्रकार गुच्छे नुमा, जो पहले तो बहुत बड़ा होता था अब होता है, जिसको बोला जाता है अपेंडिक्स।
क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये एक प्रकार का क्या होता है, तो याद रखना, ये जो अपेंडिक्स होता है ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग। देखो समझाता हूँ अवशेषी अंग क्या होते हैं। अवशेषी अंग मतलब ऐसे अंग जो हमारे शरीर में तो हैं परंतु उनका कोई काम नहीं होता। जैसे माउथ में आप लोगों ने टीथ पढ़े थे तो उसमें आप लोगों को अक्ल की दाढ़ बताई थी, हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं। तो एक तो वो था वेस्टिजियल ऑर्गन, कहाँ पे था? आपके माउथ में, टीथ में। और दूसरा कहाँ है आप लोगों का? तो बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में। ठीक है, क्या है? अपेंडिक्स। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कच्चा खाना रहता था, है ना, जैसे यहाँ तक तो आया, अब कुछ खाना क्या रहता है, पचता नहीं है। तो वो खाना क्या होता है, यहाँ अपेंडिक्स वाले पार्ट में धीरे धीरे जो बारीक कण रहते हैं वो आकर फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस अपेंडिक्स का साइज फूल जाता है। साइज फूल जाता है तो हम बोलते हैं हमारा पेट क्या हो रहा है, दर्द करने लग रहा है ना। क्योंकि ये वाला साइड कौन सा बताया मैंने आप लोगों को, ये लेफ्ट साइड होता है और ये वाला साइड लेफ्ट साइड और ये वाला राइट साइड, है ना। तो आपको जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इस राइट हैंड साइड पे क्या होता है, आप लोगों का अपेंडिक्स होता है, ऑपरेशन होता है। और उस ऑपरेशन में आपकी ये जो नस रहती है इसको काट लेते हैं, इसका कोई काम नहीं होता। होता भी है तो पहले होता था, हम लोग कच्चा वच्चा खा लेते थे तो पच जाता था, है ना। परंतु अब इस ऑर्गन का कोई काम नहीं होता है ना। तो पूछा जा सकता है अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो बड़ी आंत के सिक्कम वाले पार्ट में रहता है। ठीक है, अब हमारा फूड इस सिक्कम से होते हुए कहाँ जाता है, तो इस सिक्कम से अब हमारा जो फूड है ये कोलोन वाले पार्ट में जाता है। कहाँ पे जाता है? कोलोन वाले पार्ट में जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये याद रखना कि जो कोलोन होता है ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ी आंत का पूछा जाए सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है आप लोगों का कोलोन। ये सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अब इस कोलोन में क्या होता है, तो सिक्कम से जो भी फूड आया ये कहाँ पर आ गया, आप लोगों के कोलोन वाले पार्ट में, यहाँ पर आ चुका है कोलोन में। अब कोलोन में ये जो पचा हुआ खाना आया है यहाँ पे क्या होता है, सड़ता है। जैसे मलमूत्र की आप लोगों को बदबू आती है ना, तो यहाँ पर खाना क्या होता है, सड़ता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से सड़ता है, तो देखो इस कोलोन वाले पार्ट में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। इस कोलोन वाले पार्ट में जो आप लोगों का पचा हुआ खाना आया है यहाँ पर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, कौन सा जीवाणु होता है, तो यहाँ पर पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, देखो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे शरीर में, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ना, याद रखना। ये विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? विटामिन B12। ठीक है, हमारे शरीर में ये जो बैक्टीरिया है, एक्चुअल में बैक्टीरिया तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये हमारे ह्यूमन के साथ किस रिलेशन में होते हैं, तो ये होते हैं सजीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन में। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझ लो आप लोग। सिम्बायोटिक रिलेशन या सजीवन संबंध कि मतलब अपन किसी को फायदा पहुंचाओ और वो अपने को फायदा पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। अब देखो एक साइड तो यहाँ पर ह्यूमन है, मानव है, अपन है ना, और अपने शरीर में कौन है, तो अपने शरीर में बैक्टीरिया है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशन किसको बोलेंगे, मानव बैक्टीरिया को फायदा पहुंचाए और बैक्टीरिया किसको फायदा पहुंचाए, तो मानव को। अब मानव इन बैक्टीरिया को कैसे फायदा पहुंचाता है, तो देखो ये जो मानव होते हैं इन बैक्टीरिया को क्या करते हैं, भोजन देते हैं। क्या करते हैं? भोजन देते हैं। ये जो आप लोगों का जो फूड आया, जो पचा हुआ खाना आया है, ये कहाँ आया है, ये यहाँ पर कोलोन वाले पार्ट में।
तो बैक्टीरिया को क्या मिल गया, फूड मिल गया। बदले में बैक्टीरिया ने क्या करा, तो देखो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इस खाने को सड़ा देते हैं। जब तक सड़ाएंगे नहीं, जब तक उनका फूड निर्मित नहीं होगा, तो यहाँ तक आते आते हमारा फूड क्या हो जाता है, कोलोन वाले पार्ट तक ये ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण सड़ जाता है। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने क्या दे दिया, फूड दे दिया, और बदले में ई कोलाई बैक्टीरिया ने मानव को क्या दे दिया, तो विटामिन B12। ठीक है, तो जब कोई एक किसी दूसरे को फायदा पहुंचाई और दूसरा पहले को फायदा पहुंचा, तो ऐसा जो रिलेशन, ऐसा जो संबंध होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया का याद रखना आप लोग, बड़ी आंत के कोलन वाले पार्ट में ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं जो बचे हुए खाने को सड़ा देते हैं। अब क्या होता है, अब ये वाला जो खाना होता है ये कहाँ पर आ जाता है, आपके रेक्टम में। अब रेक्टम में क्या याद रखना आप लोगों को, तो रेक्टम बड़ी आंत का सबसे छोटा पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मल मूत्र रहता है ये कुछ समय के लिए स्टोर होता है, कुछ समय के लिए रेक्टम वाले पार्ट में क्या होता है, स्टोर होता है, और फिर एनएस के द्वारा उसको क्या निकाल, उस एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उस कहाँ गया, एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक सेकेंड, चलो नई फाइल ले लेते हैं। देखो, हम्म, आई थिंक आ ही गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, ये आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन था। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, कौन कौन से, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है आप लोगों का, सेकंड नंबर यानी कोलोन। और आप लोगों से सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है रेक्टम। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो खाने को सड़ा देते हैं, बदले में क्या देते हैं, तो विटामिन B12 देते हैं। ठीक है, कोलोन में क्या होता, सिक्कम में क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है, एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग मतलब जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया ने क्या करा, कोलोन वाले पार्ट से खाने को सड़ा दिया, कहाँ पर आया, रेक्टम में। और रेक्टम में क्या होता है, कुछ समय के लिए जो खाना होता है वो स्टोर रहता है, और यहाँ से फिर एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वो एक्सक्रीट आउट यानी बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो मलमूत्र रहता है इसका कलर जो होता है वो कलर होता है येलो कलर। ठीक है, कौन सा कलर होता है, येलो कलर। तो ये जो मल येलो कलर होता है ये किसके कारण होता है, तो आप लोग याद रखना, ये यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। तो एक पिगमेंट ये याद रखना, यूरोक्रोम के कारण जो हमारा मल होता है ये मल कौन से कलर का होता है, तो ये मल हो जाता है हमारा येलो कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा था डाइजेशन, है ना। डाइजेशन नहीं चल रहा हमारा, पाचन। तो ये पाचन देखा था, पाचन की डेफिनेशन देखी थी। फिर इस डाइजेशन में हमको 2 चीज़ें पढ़नी रहती थी, कौन कौन सी, तो एक साइड तो हमको ग्लैंड पढ़नी थी और एक साइड एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहन नली का। तो हमारा खाना कहाँ कहाँ जाता है, वो एलिमेंट्री कैनाल में, और कौन कौन सा ऑर्गन के पास कौन कौन सी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले खाना हमारा कहाँ गया था, तो माउथ में गया था। माउथ में हमने किन 2 चीज़ों को पढ़ा, एक टीथ पढ़े और दूसरा क्या पढ़ा हमने, टंग। ठीक है, और फिर हमारा जो फूड था ये कहाँ आया, तो ईसोफेगस में। कहाँ आया, फूड पाइप में।
ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस से कहाँ गया, तो हमारे स्टमक में गया था। स्टमक में खाने का डाइजेशन हुआ, है ना, किसका, तो प्रोटीन का। फिर खाना कहाँ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कितनी चीज़ों को पढ़ा, 2 चीज़ों को। कौन कौन सी, एक लीवर पढ़ा, एक पेनक्रियास पढ़ा, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में खाने का 100% डाइजेशन हो गया। फिर जेजुनम में आया, ना अवशोषण हुआ ना भोजन का कुछ हुआ। यहाँ से कहाँ चले गया, इलियम में। इलियम का विलाई वाला पार्ट, यहाँ पर क्या हुआ, एक तो स्टोर फूड स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जो वेस्ट फूड था ये कहाँ चले गया, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 3। कौन कौन से, एक हो गया कोलोन, और सॉरी सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन में क्या, तो कोलोन में आप लोगों को पता होना चाहिए, अपेंडिक्स कोई काम का नहीं। फिर कहाँ गया, कोलोन में। कोलोन में क्या होता है, तो इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाने को सड़ा देते हैं। फिर खाना कहाँ जाता है, तो रेक्टम में जाता है। रेक्टम क्या है, तो सबसे छोटा पार्ट है। यहाँ पर यूरोक्रोम के कारण जो मल होता है वो किस कारण का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। और फिर एनएस के द्वारा वो जो फूड है, वेस्ट फूड है, कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ इस पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।